हमारे सामने आज कक्षा 10 विज्ञान के पिछले सालों में सबसे ज्यादा दोहराए गए सवालों का एक पूरा संग्रह है। लेकिन हमारा मिशन सिर्फ इन सवालों के जवाब रटना नहीं है ना, बल्कि इनके पीछे छिपे क्यों और कैसे को समझना है, ताकि 2026 की बोर्ड परीक्षा में किसी भी तरह का सवाल आए, हमारी नींव मजबूत रहे। बिल्कुल, ये सवाल आप कह सकते हैं एक तरह से बोर्ड परीक्षा का ट्रेलर है। ये हमें बताते हैं कि परीक्षक क्या सोच रहा है और किन कॉन्सेप्ट्स को सबसे ज्यादा महत्व देता है। आज हम हर सवाल के पीछे के मूल सिद्धांत को डिकोड करेंगे और जवाब लिखने के उस तरीके पर भी ध्यान देंगे जिससे पूरे अंक मिलें। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और शुरुआत करते हैं रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री से। पहला सवाल है अवक्षेपण अभिक्रिया। सुनने में काफी टेक्निकल लगता है। असल में यह है क्या? इसे ऐसे सोचिए, दो बिल्कुल साफ पारदर्शी तरल पदार्थ आपने एक बीकर में मिलाए और जादू की तरह उनमें से अचानक एक ठोस चीज पैदा हो जाती है जो नीचे बैठने लगती है। बिल्कुल ठीक। यही अवक्षेपण या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है और ये कोई जादू नहीं बल्कि शुद्ध विज्ञान है। इसका राज छिपा है आयनों की अदला बदली में। आयनों की अदला बदली मतलब जैसे डांस में पार्टनर्स बदलना। क्या बात है, बिल्कुल सही एनालॉजी है। जब हम दो विलयन, मान लीजिए सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाते हैं तो सोडियम और बेरियम अपने पार्टनर्स यानी सल्फेट और क्लोराइड को बदल लेते हैं। यहाँ बेरियम और सल्फेट की जो नई जोड़ी बनती है BaSO4, वो इतनी मजबूत होती है कि वो घुलने से ही इनकार कर देती है और एक सफेद ठोस यानी अवक्षेप के रूप में अलग हो जाती है। अच्छा, तो समीकरण लिखते समय इस बात को दिखाना जरूरी होगा। बहुत ज्यादा जरूरी। समीकरण है Na2SO4 Aq प्लस BaCl2 Aq2 2 प्लस BaSO4 S प्लस 2 NaCl Aq। यहाँ ब्रैकेट में लिखे अक्षर पूरी कहानी बताते हैं। Aq मतलब एक्वस यानी पानी में घुला हुआ, और इसका मतलब सॉलिड। एकदम सही। S का मतलब है सॉलिड यानी वो ठोस जो घुलने से इनकार कर रहा है। परीक्षा में BaSO4 के आगे S लिखना ही परीक्षक को बताता है कि आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं। इसी छोटे से डिटेल पर पूरे अंक मिलते हैं। ये तो बहुत काम की बात है। अब उस चीज पर आते हैं जो टूटी हड्डियों को जोड़ने के काम आती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस या POP। इसका रासायनिक राज क्या है? POP का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और सूत्र है CaSO4 × ½ H2O। अब यहाँ छात्र अक्सर सोचते हैं कि भाई पानी का आधा अणु कैसे हो सकता है, अणु तो पूरा होता है। हाँ, ये सवाल तो मेरे मन में भी आया, आधा अणु कैसे? असल में इसका मतलब यह है कि कैल्शियम सल्फेट के दो अणुओं के बीच पानी का सिर्फ एक अणु फंसा होता है, तो हर एक कैल्शियम सल्फेट अणु के हिस्से में पानी का आधा अणु ही आया। इसे बनाने के लिए हम जिप्सम, जो कि एक पत्थर जैसा पदार्थ है, उसको 373 केल्विन पर बहुत सावधानी से गर्म करते हैं। इस तापमान पर जिप्सम अपने पानी की 1.5 अणु खो देता है और एक मुलायम पाउडर यानी POP में बदल जाता है। और जैसे ही डॉक्टर इस पाउडर में पानी मिलाते हैं, ये वापस पत्थर जैसा कठोर हो जाता है ना? बिल्कुल, पानी मिलते ही ये वापस जिप्सम बन जाता है। मजे की बात यह कि डॉक्टर बस पाउडर में पानी मिलाकर हाथ पर एक अस्थायी चट्टान बना देते हैं ताकि हड्डी अपनी जगह पर जुड़ी रहे। इसीलिए इसे नमी से बचाना जरूरी है। हाँ, इसीलिए इसे हमेशा नमी रोधी बर्तन में रखना चाहिए, वरना ये हवा की नमी से ही खराब हो जाएगा। कमाल है। अच्छा, केमिस्ट्री में एक और प्रक्रिया है जो हमारे घरों में रोज होती है, साबुनीकरण। पर एक मिनट, अगर हमारे पास पहले से साबुन था तो डिटर्जेंट बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्या साबुन में कोई बड़ी कमी थी? बहुत ही शानदार सवाल। यहीं पर केमिस्ट्री का असली मजा है। साबुन में एक बहुत बड़ी कमी थी, वो खारे पानी या हार्ड वाटर में काम नहीं करता था। देखिए, साबुनीकरण वो प्रक्रिया है जिसमें तेल या वसा को क्षार जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करके साबुन बनाया जाता है। अब हर साबुन के अणु के 2 सिरे होते हैं, एक पानी से प्यार करने वाला सिर और एक गंदगी से प्यार करने वाली पूंछ। एग्जैक्टली। तो ये पूंछ गंदगी को पकड़ लेती है और सिर उसे पानी के साथ बहा ले जाता है। लेकिन खारे पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं। ये आयन साबुन की पूंछ को पकड़कर एक चिपचिपा पदार्थ मतलब मैल बना देते हैं। नतीजा, झाग नहीं बनता और सफाई भी नहीं होती। अच्छा, और यहीं पर डिटर्जेंट की एंट्री होती है। हाँ, डिटर्जेंट के अणु भी ऐसे ही होते हैं, लेकिन उनकी
पूंछ का डिजाइन ऐसा होता है कि खारे पानी के आयन उसे पकड़ ही नहीं पाते। इसलिए डिटर्जेंट एक तरह का सुपर साबुन है जो हर तरह के पानी में काम करता है। तो हमने देखा कि कैसे छोटे छोटे अणु मिलकर हमारे जीवन को आसान बनाते हैं, लेकिन यही अणु जब और जटिल तरीके से जुड़ते हैं तो जीवन की शुरुआत होती है। चलिए अब जीव विज्ञान की दुनिया में चलते हैं और जीवन का आधार है ऊर्जा, जो पौधों को मिलती है प्रकाश संश्लेषण से। इस प्रक्रिया में असल में होता क्या है? प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस को हम इस धरती की सबसे बड़ी सोलर पावर्ड किचन कह सकते हैं। इसका मूल सिद्धांत है सूरज की रोशनी की ऊर्जा को पकड़कर उसे रासायनिक ऊर्जा यानी भोजन में बदलना। इस किचन में 3 मुख्य काम होते हैं। पहला, क्लोरोफिल नाम का शेफ सूरज की रोशनी को पकड़ता है। दूसरा, इस पकड़ी हुई ऊर्जा से पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है। ये एक तरह से किचन के लिए बैटरी चार्ज करने जैसा। बिल्कुल। और तीसरा काम है उस चार्ज हुई बैटरी से खाना पकाना। तीसरे और अंतिम चरण में उस रासायनिक ऊर्जा का इस्तेमाल करके हवा से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज यानी पौधे के भोजन में बदल दिया जाता है। इसका समीकरण भी जरूरी है ना? हाँ, इसका संतुलित समीकरण लिखना बहुत जरूरी है। 6CO2 + 12H2O C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। ये समीकरण ही पूरी कहानी कहता है। अब पौधों से मनुष्यों पर आते हैं। हमारे शरीर में ऊर्जा और ऑक्सीजन पहुंचाने का काम हृदय करता है। एक टर्म है दोहरा परिसंचरण या डबल सर्कुलेशन। इसका क्या मतलब है? इसे समझने के लिए हमारे शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को एक 2 लेन सुपर हाईवे की तरह सोचिए। दोहरा परिसंचरण का मतलब है कि खून का एक पूरा चक्कर लगाने के लिए उसे दिल से 2 बार गुजरना पड़ता है। इसका मकसद बहुत सीधा है, साफ खून जिसमें ऑक्सीजन है और गंदा खून जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है को आपस में मिलने से रोकना। और ये 2 लेन कौन सी हैं? पहली लेन है पल्मोनरी सर्किट। इसमें गंदा खून दिल से रिफ्यूलिंग स्टेशन यानी फेफड़ों में जाता है, वहां से ऑक्सीजन भरता है और साफ होकर वापस दिल में लौट आता है। और दूसरी लेन? दूसरी लेन है सिस्टमिक सर्किट। इसमें ये ताज़ा ऑक्सीजन वाला खून दिल से पूरे शरीर के अंगों तक पहुंचाया जाता है। वहां ऑक्सीजन देने के बाद ये CO2 लेकर गंदा हो जाता है और वापस दिल में लौट आता है। ये सिस्टम इतना कुशल है कि हमारी हर कोशिका को भरपूर ऑक्सीजन मिलती है, जिससे हमें ज्यादा ऊर्जा मिलती है। मतलब हमारे शरीर के अंदर ट्रैफिक मैनेजमेंट का एक बेहतरीन सिस्टम है और इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए संदेश भी भेजे जाते होंगे। यही पर तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन का काम आता है। ये शरीर का डाकिया है, कह सकते हैं। डाकिया या फिर एक हाई स्पीड डेटा केबल। इसका काम है सूचनाओं को बिजली के सिग्नल्स के रूप में तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। इस केबल के कई हिस्से हैं। डेंड्राइट वो एंटेना है जो सिग्नल पकड़ता है। सेल बॉडी उस सिग्नल को प्रोसेस करता है और एक्सॉन वो लंबा तार है जिस पर यह सिग्नल तेजी से अगले न्यूरॉन तक पहुंचता है। लेकिन 2 न्यूरॉन्स के बीच तो एक गैप होता है, सिनैप्स। बिजली का सिग्नल उस गैप को कैसे पार करता है? बेहतरीन सवाल। बिजली का सिग्नल हवा में छलांग नहीं लगा सकता, इसलिए सिनैप्स पर आकर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक केमिकल सिग्नल में बदल जाता है। एक्सॉन के अंत से कुछ रसायन निकलते हैं जो तैरकर अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट तक पहुंचते हैं और वहां पहुंचते ही फिर से एक नया इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा कर देते हैं। ये एक तरह का वायरलेस ट्रांसफर है। अद्भुत। अब जीव विज्ञान से ही एक और सवाल पर आते हैं जो आनुवंशिकता से जुड़ा है और सामाजिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? ये प्रक्रिया पूरी तरह से गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम्स पर आधारित है और इसका मूल सिद्धांत बहुत स्पष्ट है। हम सब जानते हैं कि मनुष्यों में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। इनमें से 23वां जोड़ा लिंग का निर्धारण करता है। महिलाओं में ये XX होता है और पुरुषों में XY। तो इसका मतलब है कि महिला से तो बच्चे को हमेशा X गुणसूत्र ही मिलेगा। एकदम सही। माँ की तरफ से हमेशा एक X पैकेज ही आता है। अब सारी बात पिता पर निर्भर करती है। पिता के पास 2 तरह के पैकेज है, X और Y। अगर पिता की तरफ से X पैकेज आता है तो बच्चे का कॉम्बिनेशन XX बनता है और लड़की होती है। और अगर Y आया तो लड़का। हाँ, अगर पिता की तरफ से Y पैकेज आता है तो कॉम्बिनेशन XY बनता है और लड़का होता है।
तो ये 50-50 का चांस है जिसका नियंत्रण पूरी तरह से पिता के गुणसूत्रों के पास है। तो हमने शरीर के अंदर की जटिल मशीनरी को समझा। अब जरा उन भौतिक नियमों को समझते हैं जो ऊर्जा और प्रकाश जैसी चीजों को नियंत्रित करते हैं। एक बहुत ही सुंदर घटना है प्रिज्म से सफेद प्रकाश का 7 रंगों में बिखर जाना। ऐसा क्यों होता है? ये प्रकाश की एक बहुत ही मजेदार रेस है। सफेद प्रकाश असल में 7 रंगों मतलब VIB-GOR की एक टीम है जो एक साथ चलती है। जब ये टीम प्रिज्म जैसे कांच के माध्यम में घुसती है तो हर रंग की रफ्तार थोड़ी अलग हो जाती है। इसे ऐसे समझें कि प्रिज्म एक मुश्किल रेस ट्रैक है। और इस रेस में लाल रंग सबसे तेज भागता है। बिल्कुल, लाल रंग की रफ्तार कांच में सबसे तेज होती है, इसलिए वो सबसे कम मुड़ता है और स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर दिखाई देता है। वहीं बैंगनी रंग सबसे धीमा धावक है, इसलिए वो सबसे ज्यादा मुड़ता है और स्पेक्ट्रम में सबसे नीचे रह जाता है। इसी रफ्तार के फर्क की वजह से पूरी टीम बिखर जाती है और हमें इंद्रधनुष के रंग दिखाई देते हैं। अब एक और बुनियादी नियम पर आते हैं। जब हम स्विच ऑन करते हैं तो तार के अंदर असल में होता क्या है? यहीं पर शायद ओम का नियम हमारी मदद कर सकता है। हाँ, ओम का नियम बिजली के सर्किट की आत्मा है। इसे एक पानी के पाइप से समझ सकते हैं। वोल्टेज V वो धक्का है जो पानी को आगे बढ़ाता है। करंट I पानी का बहाव है और प्रतिरोध R पाइप की संक्रापन है जो बहाव को रोकता है। ओम ने बताया कि अगर तापमान ना बदले तो धक्का V हमेशा बहाव I के समानुपाती होता है। मतलब जितना ज्यादा धक्का उतना तेज बहाव। सही कहा, सूत्र है V=IR। और इसका VI ग्राफ एक सीधी रेखा क्यों होता है? क्योंकि ये रिश्ता बिल्कुल सीधा और सच्चा है। अगर आप वोल्टेज को दोगुना करेंगे तो करंट भी ठीक दोगुना हो जाएगा। जब दो चीजें इस तरह एक दूसरे पर निर्भर करती हैं तो उनका ग्राफ हमेशा मूल बिंदु से गुजरने वाली एक सीधी रेखा ही बनता है। अब बिजली के बिल से जुड़े एक सवाल पर आते हैं। विद्युत शक्ति, इसके इतने सारे सूत्र क्यों हैं? P=VI, P=I²R और P=V²R। ये विद्युत शक्ति का सीधा सा मतलब है कि बिजली कितनी तेजी से खर्च हो रही है, और ये 3 सूत्र एक ही मंजिल तक पहुंचने के 3 अलग-अलग रास्ते हैं। आपके पास सवाल में जो जानकारी दी गई है, आप उस हिसाब से रास्ता चुनते हैं। अगर वोल्टेज और करंट पता है तो P=VI इस्तेमाल करें। अगर करंट और प्रतिरोध पता है तो P=I²R इस्तेमाल करें। तो ये एक तरह का टूल किट है। हाँ, ये न्यूमेरिकल्स हल करने के लिए दिए गए टूल किट की तरह है। और घरों में जो यूनिट में बिल आता है उसका जूल से क्या संबंध है? हमारे घरों में 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट घंटा या किलोवाट आवर। इसका मतलब है कि अगर आप 1000 वॉट का कोई उपकरण जैसे एयर कंडीशनर 1 घंटे तक चलाते हैं तो 1 यूनिट बिजली खर्च होती है। अब इसे ऊर्जा की मूल इकाई जूल में बदलें तो 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल के। ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, ये दिखाता है कि हमारे उपकरण कितनी ज्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। अब बिजली के एक और प्रभाव पर आते हैं, चुंबकत्व। परिनालिका या सोलेनॉइड क्या है और इसकी क्या खासियत है? सोलेनॉइड एक तरह से डिमांड पर बनने वाला चुंबक है। आप बस तांबे के तार को एक पाइप पर लपेट दीजिए और उसमें से करंट गुजार दीजिए। बस ये एक शक्तिशाली दंड चुंबक की तरह काम करने लगेगा। करंट बंद तो चुंबक गायब। बिल्कुल। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसके अंदर का चुंबकीय क्षेत्र। अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बिल्कुल सीधी और समानांतर होती हैं, जिसका मतलब है कि इसके भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ये एक समान क्षेत्र ही इसकी सुपर पावर है। और अंत में एक ऐसा सवाल जो इन सभी वैज्ञानिक विकासों के दूसरे पहलू को दिखाता है, ओजोन परत का क्षरण। ये हमारी पृथ्वी की सनस्क्रीन लेयर है ना? बिल्कुल सही शब्द है, सनस्क्रीन लेयर। ये ओजोन गैस की एक पतली परत है जो हमें सूरज की खतरनाक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। लेकिन हमारे बनाए हुए कुछ रसायन, खासकर क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCs, इस परत को नष्ट कर रहे हैं। ये CFCs फ्रिज, AC जैसी चीजों से निकलते हैं। और ये करते क्या हैं? ये CFCs वायुमंडल के ऊपर जाकर छोटे छोटे पैकमैन की तरह काम करते हैं जो ओजोन के अणुओं को खाते जाते हैं। एक CFC का अणु हजारों ओजोन अणुओं को नष्ट कर सकता है। इसका असर तो बहुत खतरनाक होगा। हाँ,
इस सनस्क्रीन के कमजोर होने का सीधा असर है त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद जैसी बीमारियों का बढ़ना। ये एक सीधी चेतावनी है कि विज्ञान का इस्तेमाल जिम्मेदारी से होना चाहिए। हमने सभी विषयों के सबसे महत्वपूर्ण सवालों के पीछे के विज्ञान को समझ लिया है। अब कुछ अंतिम परीक्षा मंत्र जो इन सभी जानकारियों को परीक्षा में लिखने में मदद करें। बिल्कुल। 95% से ज्यादा अंक लाने के लिए कुछ बातें गांठ बांध लेनी चाहिए। केमिस्ट्री में समीकरणों को हमेशा संतुलित करें। ये रासायनिक हिसाब किताब बराबर करने जैसा है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में उत्तर के साथ मात्रक यानी यूनिट्स जरूर लिखें, जैसे V, A, ओमेगा। यूनिट के बिना अंक कटते हैं। हाँ, यूनिट एक संख्या का सरनेम होती है, उसके बिना पहचान अधूरी है और अंक कटते हैं। और बायोलॉजी में चित्र साफ सुथरे बनाएं और लेबलिंग हमेशा एक तरफ, हो सके तो दाईं ओर करें। इससे आपका उत्तर बहुत व्यवस्थित दिखता है। और कोई खास टिप? हाँ, एक आखिरी लेकिन सबसे जरूरी टिप, NCERT की किताब में दी गई एक्टिविटीज को कभी नजरअंदाज न करें। बोर्ड अब सीधे उन एक्टिविटीज से कॉन्सेप्ट आधारित सवाल पूछ रहा है, वे छिपे हुए खजाने की तरह हैं। तो ये थे कक्षा 10 विज्ञान के कुछ सबसे महत्वपूर्ण सवाल और उनके पीछे के सिद्धांत। ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ सवाल नहीं, बल्कि विज्ञान की वो फंडामेंटल आइडियाज हैं जिन पर आगे की पूरी इमारत खड़ी होती है। एकदम, विज्ञान रटने का नहीं बल्कि जिज्ञासा और तर्क का विषय है। अगर इन सिद्धांतों को एक कहानी की तरह समझ लिया जाए तो कोई भी सवाल मुश्किल नहीं लगेगा। 2026 की बोर्ड परीक्षा के लिए सभी को शुभकामनाएं। और जाते जाते सभी के सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या विज्ञान के इन सिद्धांतों का, जैसे साबुनीकरण का सफाई के अलावा या प्रकाश के विक्षेपण का इंद्रधनुष के अलावा, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कोई और भी अप्रत्याशित उपयोग हो सकता है जिसके बारे में हमने सोचा भी ना हो?